Le Chatel's principle. When a reaction, अभी अब ये समझो, when a reaction at equilibrium, when a reaction at equilibrium is subjected to any change, मतलब कोई भी चेंज करो, है ना, चेंज इन रिएक्शन कंडीशन, कोई इक्विलिब्रियम में है, तुम उसको हीट कर दो, उसको पिस्टन में डाल के प्रेशर बढ़ा दो, उसको वॉल्यूम एक छोटे कंटेनर डाल दो, तो क्या होगा? हाँ, तुमने कंडीशन चेंज कर दिया, कैटालिस्ट डाल दो, राइट? कंडीशंस, रिएक्शन, चेंज इन रिएक्शन कंडीशंस, T, P, V, etc. Then equilibrium shifts in that direction where effect of change is minimized. कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसको अचानक कंडीशन चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे उसका इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज्ड। इफेक्ट ऑफ चेंज का क्या मतलब हो गया कि सपोज तुमने ये ऐसा बिहेवियर करेगा ना, बिहेव करेगा जैसे कोई ह्यूमन बॉडी हो, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टिंग चेंज को, है ना, उसको ऐसे करेगा कि जो भी इफेक्ट हो नेग्लिजिबल हो। जैसे तुम्हारे घर में कोई आके कचरा फेंक गया तो तुम तुरंत उसे क्लीन कर दोगे, फेंक के चला गया, गंदगी है तो तुम क्लीन कर दोगे, है ना। यदि रूम हीटेड हो गया तुम्हारा, हॉट लग रहा है पूरा, तो तुम क्या चाहोगे कि अरे इतनी एनर्जी मुझे हॉट लग रही है, इस एनर्जी को हटाना है, तो एयर कंडीशन तुरंत ऑन करोगे, हीट बाहर निकल जाए, यही है ना। तो वो तुम हीट को कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, एक ऐसा चीज रखोगे कि हीट को कंज्यूम कर ले। वो एयर कंडीशनर है, तुम्हारा हीट कंज्यूम करके ले गया। कहीं पे मान लो कि रिएक्शन, ये तो हो गया कि रूम हीटेड हो गया, रूम अचानक कूल हो गया, ठंडा का दिन आ गया, सो व्हाट विल यू डू? उसको हीट करने की कोशिश करोगे। तो हीट करने के लिए ऐसा करोगे कि फिर से वो वापस कंडीशन में आ जाए। यही ये भी करेगा, सब चीज वही करेगा कि जो चेंज है वो उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, वेयर इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज। तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज होगा, है ना। ये बताया था मैंने कि केपी और केसी का वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर, है ना, या फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यदि इक्वेशन का फॉर्म चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को तो के स्क्वायर हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी does not depend on pressure या number of moles of reactants or products, volume। केपी केसी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे तुम 10 atm कर दो, 20 atm कर दो, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मोल्स बढ़ा दो, डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, कैटालिस्ट ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिमेन्स सेम। वॉल्यूम, कैटालिस्ट, नो इफेक्ट। हाँ, क्यूपी चेंज होता है, क्यूपी कैसे ही अलग अलग होता है। क्यूपी तो बताया था कि हर समय अलग होगा। एट इक्विलिब्रियम क्यूपी बिकम्स इक्वल टू केपी। और इक्वेशन क्या था, ये तो सबको याद होगा, ए गैस प्लस बीबी गैस, इस तरह से। इसका केसी जो हो गया, नंबर ऑफ मोल के टर्म में एनसी बाई वॉल्यूम आ जाएगा ना। हाँ, एनसी रेस टू सी डॉट एनडी रेस टू डी एनए रेस टू ए एनबी रेस टू बी इंटू वी का पावर माइनस डेल्टा एनजी, यही आएगा ना। वॉल्यूम वाला टर्म अलग कर दोगे,
NC बाई बी, सबका बी है ना, तो माइनस डेल्टा एन जी आ गया। और ये KP कितना हो गया था? PC रेस टू सी, ये जो वैल्यू होगा NC रेस टू सी, ND रेस टू डी, NA रेस टू ए, NB रेस टू बी इनटू व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? किसी को याद है, बता सकते हो क्या आता है? हाँ, P रेस टू डेल्टा एन जी, P बाई N टोटल इंटू डेल्टा एन जी, करेक्ट। P बाई N टोटल रेस टू डेल्टा एन जी। क्योंकि वो RT बाई बी आ जाता ना, KP का वैल्यू कितना था? ये ऐसा याद आया होगा, KC RT रेस टू डेल्टा एन जी, यही है ना? तो KC तो यहाँ पे आ गया NC रेस टू सी, ND रेस टू डी। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर कर दिया इसको। और ये क्या हो गया? RT का पावर डेल्टा एन जी, है ना? तो RT बाई V रेस टू डेल्टा एन जी ऐसा होगा ना। और RT बाई V इक्वल टू व्हाट? P बाई N ना, ये आ गया था। चलो वो स्टार्ट करते हैं, लीच-एटल्स प्रिंसिपल। ये था कि ओवरव्यू क्या क्या आया था, KC KP क्या आया था और कैसे। नाउ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा इफेक्ट, बता सकते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। तुमने रिएक्टेंट ऐड किया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? हाँ, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट ने नहीं किया तो मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। इट शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? उसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। तो इफेक्ट मिनिमाइज कैसे होगा? तुमने रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्टेंट कम करने की कोशिश करेगा, तो रिएक्टेंट ऐड करने के लिए इधर जाएगा। लीच-एटल्स प्रिंसिपल का जो मैं नोट्स भेजूंगा, है ना, उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि कहीं भी लीच-एटल्स इतने अच्छे से नहीं दिया गया है किसी बुक्स में, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। नोट्स में भी उतना नहीं मिलेगा। रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट्स और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या एक्सपेक्टेड है? तुमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? अरे प्रोडक्ट आ गया, इसको यूज करो, हटाओ।
हटाने के लिए उसके पास एक ही चीज है, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए। तो बैकवर्ड जाएगा तो ही यूज कर पाएगा ना। हाँ, तो उस हालत में रिएक्शन क्या चल जाएगा, बैकवर्ड की ओर चल जाएगा कि उसको यूज कर पाए वो। Right. इक्विलिब्रियम, इसका रीजन क्या होगा, क्यू और के से भी कर सकते हो, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक तो इसका रीजन हो गया कि जो तुम करोगे उसका उल्टा करेगा। उसका उल्टा कैसे करेगा, मतलब तुमने रिएक्टेंट ऐड किया तो वो फॉरवर्ड चल जाएगा कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए। तुमने रिएक्टेंट कम कर दिया, मान लो कि रिएक्टेंट को निकाल लिया बाहर, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, रिएक्टेंट को इंक्रीज करो, रिएक्टेंट गायब हो गया, वो बैकवर्ड आएगा कि रिएक्टेंट बन जाए। प्रोडक्ट तुमने कम कर दिया, प्रोडक्ट को निकाल दिया है कुछ बाहर, मान लो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3, अमोनिया बना नहीं कि थोड़ा निकाल दिया तुमने, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि अरे अमोनिया कम हो गया, बढ़ाओ, तो फॉरवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा वो। और अमोनिया तुमने बढ़ा दिया, यदि प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो उसको यूज करने के लिए बैकवर्ड चला जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन केपी क्यूसी, बेस्ड ऑन क्यू एन के क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस। केपी के वैल्यू मान लो 1 है, ये 1 ATM 1 ATM 1 ATM ऐसे है, तभी क्या होगा, QP इक्वल टू KP इक्वल टू 1 है। सपोज तुम N2 ऐड कर दो, N2 ऐड कर दो 1 ATM, तो ये कितना हो गया 2 ATM, ये होगा 1 ATM, ये होगा 1 ATM, बट KP का वैल्यू तो फिक्स है, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब T इक्वल टू 0 होगा। अब QP देखोगे तो QP का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर पड़ा ना, QP का वैल्यू हो गया, नहीं लेस पड़ गया ना, 1² / 2 × 1³ ये हाफ है विच इज लेस देन KP। तो QP लेस देन KP मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये 2 - x होगा, ये x मोल इसके 3x मोल से रिएक्ट करेगा, तो ये 1 - 3x होगा, तो ये 2x होगा। अभी एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये 2x² बाई 2 - x और 1 - 3x का क्यूब बिकम्स इक्वल टू 1, तो इससे x का वैल्यू आएगा ना। तो तुमने 1 से 2 कर दिया, तो क्या x का वैल्यू 1 आ सकता है क्या, वापस ये 1 पे मेंटेन कर सकता है फिर से N2 को। N2 1 ATM था, तुमने 1 ATM एक्स्ट्रा ऐड किया, तो क्या उसको कंज्यूम पूरी तरह से कर लेगा, नहीं कर सकता है। ये तुम 1 कर दोगे तो NH3 का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, H2 का वैल्यू 1 - 3 निगेटिव हो जाएगा ना, तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा, बिल्कुल वापस नहीं कर सकता। हाँ, एक्स मोल कंज्यूम्ड ओनली जब तक कि केपी क्यूपी के इक्वल ना होगा। हाँ, NH3 को लिखने में रॉन्ग हो गया ना, NH3 पहले ही से बनता तो A1 + 2x होगा, राइट, A1 + 2x होगा। हाँ, तो इसका उस डायरेक्शन मूव करता है कि इफेक्ट इज मिनिमाइज्ड, बट क्यूसी और केपी से आ गया ना, प्रोडक्ट ऐड कर दे तो क्या होता, मान लो NH3 ऐड कर देते 1 ATM पे,
QP का वैल्यू विल बिकम व्हाट? ग्रेटर देन KP, तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड आता है ना। तो QP और KP से भी बता सकते हो ना। देखो हाँ, 1 मिनट है इसका। जैसे कि H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस है। मान लो कि Kc का वैल्यू 49 है, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये 1 मोलर 1 मोलर 7 मोलर है। तो तुम इसमें सपोज HI तुमने ऐड कर दिया, 1 मोलर HI इज एडेड। ली चैटर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बैकवर्ड आएगा, है ना। तब ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों? 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, क्या बैकवर्ड आएगा क्या प्रोडक्ट ऐड किया तो? यस, QC बिकम्स इक्वल टू 8 स्क्वायर बाई 1 इंटू 1 64, विच इज ग्रेटर देन KC, तो ये बैकवर्ड आएगा। तो T इक्वल टू न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये बैकवर्ड आएगा। तो मान लो 2x मोल ब्रेक हुआ तो ये 1 + x और 1 + x आएगा। तो तुम अभी बता सकते हो इस समय QC इक्वल टू KC ना, और 1 + x इंटू 1 + x इक्वल टू 49, ये सॉल्व करके आएगा ना। अब सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हो तुम। x का वैल्यू कितना है? सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ। हाँ अनुष्का बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड होते हैं तो केपी या केसी का वैल्यू सेम ही रहता है ना? हाँ हाँ, वो कंसंट्रेशन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है केवल। ओके हाँ। कितना आ गया x का वैल्यू? 1/9। और क्या रहते? अनुराग सोहम, ठीक है। x का वैल्यू 1/9 मोलर। तुम सबका कंसंट्रेशन बता सकते हो। H2 at equilibrium will be now 1 + x, 10/9। उतना ही क्या होगा? I2 भी होगा। HI थोड़ा कम पड़ गया। 70/9 ना। ओके, आ रहे हैं। हाँ, तब इतना क्लियर हुआ ना। Q और K से भी बता सकते हो कि रिएक्टेंट ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डिनोमिनेटर में गया तो रिएक्टेंट ऐड करके क्या होगा? हाँ, Q का वैल्यू बिकम्स लेस देन K। ओके, KC और KP। सो हम कहाँ ध्यान है वो मैंने बोला ना, अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन बार बार आता है कि केसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। केसी और केपी पे कोई इफेक्ट नहीं, केवल टेम्परेचर चेंज करो तो ही होगा। कैसे वो भी बताया था मैंने। एंडो को हीट करोगे तो के वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट करने पे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कूल करने पे के वैल्यू इंक्रीजेस। ओके, QC NaNO3 सॉलिड गिव्स आउट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। NaNO2 सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस। If NaNO3 is added, equilibrium shifts in। हाँ, सबके आंसर आने चाहिए।
सबने फॉरवर्ड बोल दिया चिन्मय को छोड़ के। सोहम, शुभम, सार्थक, ईशान, सिद्धि, आर्या, शौनिस, सोम पवार। यस, नो इफेक्ट, इन लोगों का आंसर राइट है। नो इफेक्ट, क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड का ऐड करने से केसी केपी क्या ऐड क्या चेंज होगा बताओ? कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज कांस्टेंट, तो कंसेंट्रेशन डज नॉट चेंज। वही नहीं चेंज हुआ तो क्यूसी केसी कैसे चेंज होने वाला है? जैसे CaCO3 सॉलिड गिव्स आउट CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस है, तो इसका Kc का वैल्यू जो होगा ओनली CO2 का कंसेंट्रेशन है, यही होगा ना? या Kp का वैल्यू लोगे तो ओनली PCO2, यही आने वाला। So if CaCO3 is added, QP remains same. So QC is equal to Kc, QP is equal to Kp, no effect. हाँ, अभी सबको क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड को ऐड करोगे तो क्या होगा, अक्सर आते रहता है। सॉलिड को ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ओके, प्योर लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का तो अपना कंसेंट्रेशन होगा ना। जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें वाटर ऐड कर दो तो कंसेंट्रेशन तो डिफर हो ही गया। कोई प्योर लिक्विड जैसे या तो अल्कोहल हो या वाटर हो, ये नहीं कि वाटर अल्कोहल मिक्स, तब तो कंसेंट्रेशन आ गया। ओके आदित्य, ये सब थोड़ा जो नोट्स भेजूंगा उसमें कॉपी कर लेना। हाँ, तो ये हो गया केसी के पी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ये एक आने वाला है। इवन वो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, CaCO3 सॉलिड गिव्स आउट, सॉरी इक्विलिब्रियम, Ca solid plus CO2 gas. If CO2 gas is added, क्या चेंज होगा? QP is equal to PCO2 ना, so QP will increase, KP constant, क्यों? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो ये इतना ही पूछ लेता, प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो तुम KP इक्वल टू PCO2 लिखते हो तो लगता है KP बढ़ गया। हाँ, तो नाउ QP is greater than KP, रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। नाउ प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा? हाँ, यदि कंसंट्रेशन ये वो तुम्हारा इसका आएगा, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में वो सब आ जाएगा। किधर जाएगा? आयनिक में हम लोग सॉल्यूशन को कंसीडर करने वाले हैं, अभी सब लिक्विड गैस वगैरह आने वाला, अभी उससे कंफ्यूजन मतलब। नहीं तो वहां पे कंसेंट्रेशन लेना पड़ेगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कैसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड आएगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे हम लोग। इंक्रीज इन प्रेशर, तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना करके भी किसी तरह इंक्रीज किया, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम।
First, if delta Ng is greater than 0, no effect. Okay. If delta Ng is equal to 0, तो greater is equal to 0, is greater than 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने वाला। तो तुमने प्रेशर मान लो डिक्रीज कर दिया, तो सिस्टम क्या चाहेगा? अपना प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। प्रेशर बढ़ाने के लिए किस साइड जाएगा? प्रेशर बढ़ाने के लिए उस साइड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हो। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें किस डायरेक्शन में इंक्रीज दिखेगा? जिधर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? तो इंक्रीज इन प्रेशर करोगे तो प्रेशर कम करना चाहेगा। अभी उल्टा केस है, प्रेशर तुम इंक्रीज करो या डिक्रीज इन वॉल्यूम, सिलेंडर पिस्टन ले लो, एकदम प्रेस कर दो, तो प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, तो सिस्टम के अंदर क्या होगा? प्रेशर बहुत बढ़ गया। वो प्रेशर कम करने के लिए अपना मोल कम करेगा। मोल कम करने के लिए उधर जाएगा जिधर मोल कम हो रहे हो, डेल्टा एन जी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, राइट? ये बैकवर्ड होगा। थर्ड, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड ना। हाँ, तो यदि सिस्टम का, अब मान लो कि प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम प्रेशर कम करना चाहता है, तो डेल्टा एन जी 0 है, तो वो लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, क्या नंबर ऑफ मोल चेंज कर पाएगा वो अपना? नहीं चेंज कर पाएगा, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं। बट डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, तो तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो वो अपना प्रेशर कम करने के लिए उधर जाएगा जिधर मोल कम हो जाए। मोल कम हो गया तो अपना प्रेशर कम कर लेगा, तो बैकवर्ड आएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। इसका अपोजिट, डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम। इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, अगेन नो इफेक्ट। अब तुमने प्रेशर कम कर दिया, कैसे किया? वॉल्यूम बढ़ा दिया, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया। अब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, तो किधर जाएगा ये? थोड़ा सोच के बताओ। तो प्रेशर कम किया, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब फॉरवर्ड जाने पे मोल बढ़ सकता है, तो फॉरवर्ड जाएगा, जिससे मोल बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ा लेगा वापस अपना। हाँ, प्रोडक्ट साइड, राइट। एंड इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, इसी का उल्टा होगा। इसका मतलब प्रेशर डिक्रीजेस, तो इंक्रीज करने के लिए किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। यही होगा ना? प्रेशर इंक्रीजेस टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, गैसेस, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब एग्जांपल ले लो, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस। मान लो Kp का वैल्यू था 49, ये 1 atm
1 ATM 7 ATM। अभी क्या है, QP इक्वल टू KP, तो किधर है एट इक्विलिब्रियम। अब तुमने अचानक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को टोटल प्रेशर कितना है 9 ATM ना, अचानक कंप्रेस करके 18 ATM पर कर दिया है ना। ये 9 ATM था, तुमने ये क्या किया इस सिस्टम को ऐसे, जैसे ये 9 ATM पे था, यहाँ भी 9 ATM था, अब तुमने कंप्रेस करके 18 ATM पे कर दिया, तो क्या होगा, ये कंप्रेस होकर नीचे आएगा 18 ATM पे, तो ये भी 18 ATM पे होगा। सबका वॉल्यूम क्या था, अभी V था, तभी यहाँ पे V/2 पे आ जाएगा। तो सबके अपने अंदर के प्रेशर बता सकते हो। अब सबका वॉल्यूम हाफ हो गया, T कांस्टेंट रखा हम लोगों ने, T कांस्टेंट रखते हुए तुमने किया, तो PV इक्वल टू K चेंज नहीं होगा ना, नहीं तो K चेंज हो जाएगा। T कांस्टेंट से क्या होगा, T कांस्टेंट है, हर हालत में जितने भी केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होना, K भी चेंज हो जाएगा। T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो KP भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। रिएक्शन किधर जाएगा, अभी सबका अपना वैल्यू हाफ हो गया, तो सबका अपना प्रेशर डबल हो गया, 2 ATM 2 ATM, हाँ प्रेशर डबल, 2 ATM 2 ATM, और ये 14 ATM। अब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, QP और KP से क्या लग रहा है। नो इफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। QP और KP से समझ में आना क्यों, हाँ QP रिमेन्स सेम ना, दोनों से समझो, केम क्या ली चैटरल्स से क्या हो गया, उसने बोला कि अपना उधर जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, तो सिस्टम वो करना चाहेगा कि प्रेशर कम कर पाए, तो या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड जाए चाहे बैकवर्ड जाए, 2 मोल का 2 ही मोल बनना है ना, 1 मोल H2 प्लस 1 मोल I2, 2 मोल से 2 मोल HI बना। बैकवर्ड भी आया तो 2 मोल HI से 2 मोल रिएक्टेंट बन गया, तो 2 से 2 ही बनना है, तो मोल तो चेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो प्रेशर कैसे कम करेगा, नहीं कर सकता है, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी नहीं जाएगा। और QP और KP से भी करोगे तो क्या होगा, QP का वैल्यू देखो, 14 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, ये 49 आ गया, विच इज इक्वल टू KP, सो नो इफेक्ट। तो दोनों से क्लियर होना चाहिए, QP KP, और एक ली चैटर्स प्रिंसिपल से। ली चैटर्स ने बोला कि उस साइड जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ मोल हो, यदि प्रेशर कम करोगे तो प्रेशर बढ़ाया गया तो लेस नंबर ऑफ मोल की हो, तो लेस नंबर ऑफ मोल तो कहीं हो ही नहीं रहा। ओके, अब N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस, ऐसे हो गया। अब KP का वैल्यू मान लो कि 1 है, ये स्टार्टिंग में 1 ATM 1 ATM 1 ATM ले लो, वॉल्यूम डबल कर दो, तभी क्या है, QP इक्वल टू KP है, वॉल्यूम डबल, तो क्या होगा, प्रेशर सबका हाफ होगा, हाँ तब किधर जाएगा बताओ, प्रेशर हाफ होगा तो फॉरवर्ड, राइट। QP और KP से भी और इससे भी क्या हो गया कि प्रेशर हाफ हो गया था, सिस्टम अपना प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, टू इंक्रीज द प्रेशर टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो मोर नंबर ऑफ मोल्स किधर होगा,
लीचा टाइल्स से बैकवर्ड ना, क्लियर, ये हो गया लीचा टाइल्स से। और क्यूपी और केपी पे देखोगे तो क्या होगा, ये प्रेशर सबका हाफ हो गया, हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, है ना। तो क्यूपी का वैल्यू देखोगे तो हाफ का स्क्वायर बाई हाफ इंटू हाफ का क्यूब, क्यूब 4 आ गया ना, विच इज ग्रेटर देन के, है ना, विच इज क्यूपी का वैल्यू 4 आ गया, तो क्यूपी बिकम्स ग्रेटर देन केपी ना, ये बैकवर्ड आएगा, ये होगा ना, तो बैकवर्ड आएगा तो उसको ब्रेक करके ला सकते हो, वैल्यू क्या आ रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया अभी सबको। अब बताओ किसको क्या डाउट है इसमें। ओके क्लियर। इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड तो वहां प्रेशर तो आ ही नहीं सकता ना, व्हाट्स मोर डेंस सॉलिड, ये नोट्स में नहीं दिया हुआ है बट इक्वेशन आते रहता है। मोर डेंस सब्सटेंस इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उधर जाएगा जिधर डेंसिटी बढ़ जाए। ये किसके लिए, जिसमें गैस है ही नहीं, गैस क्या कर सकता है, प्रेशर को ओवरकम कर सकता है, उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल कम या ज्यादा हो पाए। अब सॉलिड लिक्विड है तो नंबर ऑफ मोल कम और ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तब क्या होगा, तब तो एक ही इफेक्ट है, सॉलिड लिक्विड है तो प्रेशर डालोगे तो डेंस होते जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ते चली जाएगी। ओके, तो इफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये ले लो, प्रेशर इंक्रीज किधर जाएगा सिस्टम, ओके, डायमंड की ओर। तो डायमंड बनाने का प्रोसेस भी यही है, कार्बन आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं ना, कार्बन को लेकर हाई प्रेशर डालते जाते हो डायमंड बन जाता है। यहाँ भी वही है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स मोर डेंस, तो मोर डेंस ये है, यहाँ प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये आएगा ही क्वेश्चन। हाँ ओके, बैकवर्ड बैकवर्ड, वाटर बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, यस अनुष्का आदित्य करेक्ट है, फॉरवर्ड, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस, इसलिए इक्वेशन आते रहता है, क्योंकि बाकी सब एक्सेप्शन है, Fe सॉलिड Fe लिक्विड है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर डेंस क्या हो गया, सॉलिड है ना, इसलिए बैकवर्ड आता है। अब H2O लिक्विड H2O गैस हो गया, तो यहाँ एक गैस आ गया, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टुवर्ड्स व्हाट, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल, ये है ना, मतलब किधर जाएगा, तब वो कंसेप्ट फिर से वो गैसियस पे आ गया हम लोग। हाँ बैकवर्ड, मतलब एक भी गैस इन्वॉल्व है तो फिर उस पे आ जाओ, वो अपना प्रेशर चेंज कर सकता है, तो बैकवर्ड, क्लियर इस तरह से, एक भी गैस है तो ये कंसेप्ट लगाना है। ओके डन, ये वाला पार्ट। थर्ड, टेम्परेचर, आ रहा है बोलो, आ रहा है, बताओ। सर हाँ, अभी हमने दो एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने प्रेशर चेंज किया था सर, पहले हाँ H2 और I2 और फिर N2 और H2 का। हाँ सर हाँ, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि फर्स्ट एग्जांपल में तो Kp और Qp कांस्टेंट रहा था, बट फिर सेकंड इसमें इक्विलिब्रियम चेंज हो गया सर। केपी तो सेम रहता है, केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो कहीं नहीं चेंज हो रहा, हाँ तो सर सब बट तुम्हें क्यूपी ही देखना है। हाँ सर बट सेकंड एग्जांपल में वो Qp चेंज हो गया एंड रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड्स, बट हाँ फर्स्ट इसमें रिएक्शन में चेंज नहीं था, तो सर वो हाँ, कैसे क्योंकि आया। वो एग्जांपल देके दिया ना मैंने, 117 था,
अब तुम प्रेशर हाफ कर दोगे, वॉल्यूम हाफ कर दो, तो सब 2 हो गया। हाँ तब क्यूपी का वैल्यू निकाल के देखो, फिर 49 ही आ जा रहा है। 49 नहीं आ रहा है, हाँ सर। तो क्यूपी और केपी तो सेम ही आ रहा था, क्यों चेंज होगा? तो सर हम प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ चेंज करेंगे तो सेम रहता है क्यू। कोई एक चेंज करोगे तो ना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज होगा। सिलेंडर हाँ पिस्टन मानो, प्रेशर बढ़ाते जाओ ऊपर से, वॉल्यूम कम होता जाएगा। हाँ सर। मतलब कोई एक चेंज करोगे ना, तो दूसरा अपने आप चेंज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब बॉयल्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल होगा। हाँ सर। हाँ ओके, बोलो। अंडरस्टूड। ओके, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है, तो ठीक से समझोगे तो सब करके आ जाओगे। ओके, टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने बताया था। उसमें ली चटेल ने क्या बोला था कि तुमने हीट कर दिया तो सिस्टम को गर्म लगेगी, तो क्या करेगा, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उधर जाएगा। मतलब तुमने सिस्टम को हीट किया तो क्या होगा, हीटेड हो गया सिस्टम, तो वो अपना कुछ हीट को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां हीट को कंज्यूम करता है। तो वो एंडोथर्मिक, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब फॉरवर्ड जाता है तो हीट कंज्यूम करता है, उसी डायरेक्शन में जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा, जिससे हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड अपॉन हीटिंग किधर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाने पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तुमने हीट कर दिया तो सिस्टम क्या चाहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करो, तो फॉरवर्ड चला जाएगा कि हीट एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, और एक्सोथर्मिक क्या करेगा, कोई रिएक्शन ऐसा है जो हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज करता है, तो तुम कूल कर दोगे तो वो अपने आप को हॉट करना चाहेगा, तो हॉट करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन कूलिंग मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट याद कर लेना, एंडो को हीट करोगे तो फॉरवर्ड, एक्सो को हीट करोगे तो, एक्सो को कूल करोगे तो फॉरवर्ड। एंडो को हीट करने पर और एक्सो को कूल करने पे फॉरवर्ड। और बैकवर्ड क्या होगा, इसका उल्टा, एंडो को कूल कर दो और एक्सो को हीट कर दो तो बैकवर्ड आएगा। तो ये लीचेटेल्स ने क्या बोला, ये समझ में आया ना, कि मान लो कि तुमने सिस्टम का हीट बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या चाहेगा, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा। एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए किधर जाएगा, हाँ वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जिधर वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड चला जाएगा कि हीट लेके निकल गया, वो बाहर प्रोडक्ट बन गया। और तुम कूल कर दो सिस्टम को तो क्या चाहेगा, अरे कूलिंग बढ़ गई, हीट ले आओ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बैकवर्ड आएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, तो हीट रिलीज करके अपने आप को हॉट कर लेगा। जैसे कोल को बंद कर दो, C+O2, वो तो इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा। कुछ ऐसा लें जिसमें इक्विलिब्रियम आ रहा हो। ओके, देखता हूँ। जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अपॉन हीटिंग और एक्सोथर्मिक, इसको इसके बेसिस पे कर सकते हो। मैंने इसका एक बताया था, लॉग K2/K1 डेल्टा H बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये प्रीवियस टाइम एनालाइज किया था हम लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है ना। इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, ये बताया था, और टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो K वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजेस ना। कैसे, डेल्टा H पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो log K2/K1 इज ग्रेटर देन 1, यही 1, log K2/K1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब K2 ग्रेटर देन K1, मतलब K वैल्यू इंक्रीजेस, यही हुआ ना।
हाँ, तो डेल्टा एच में एक्चुअली इसमें क्या होगा, के एफ भी इंक्रीज होगा, के बी भी इंक्रीज होगा। यहाँ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या था, के एफ बाई के बी, ऐसा लिखा था फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट कांस्टेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। के एफ के बी दोनों बढ़ेगा, तो कौन सा ज्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम तो बढ़ा, के एफ और के एफ बाई के एफ भी बढ़ गया, के बी भी बढ़ गया। हाँ, तो के एफ इंक्रीजेज मोर ना, हाँ, तभी के सी बढ़ा होगा। तो ये सब किसी बुक में दिया हुआ नहीं, बट क्वेश्चन जरूर है, ताकि तुम सोच के लिखो, के एफ इंक्रीजेस मोर देन के बी, तभी ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब ये सारे पॉइंट्स को एक बार देख लो जो मैंने लिखा अभी, एक बार एनालाइज करो, सोचो जो लिख रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है, तो ये सब नोट्स में अच्छे से कॉपी कर लेना और लर्न कर लेना। और नोट्स में थोड़े और हमेशा ब्रीदिंग स्पेस रखना अपने नोट्स में, कि कोई भी क्वेश्चन नोट कर पाओ या कोई भी कंसेप्ट। मैंने बताया कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के सी वैल्यू इंक्रीज हो गया, यही हुआ ना, के एफ इंक्रीजेस मोर देन के पी, राइट। क्यू सी कॉन्स्टेंट रह गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उस पर फर्क नहीं पड़ा, तो क्यू सी बिकम्स लेस देन के सी, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड ना। तो यही एक केस है जहाँ के चेंज हो रहा है, बाकी सब केस में क्यू चेंज हो रहा था। दूसरा मतलब एंडोथर्मिक को अपॉन हीट करने पे कहा गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये स्टेटमेंट याद करना है, एंडोथर्मिक ऑन हीटिंग, केवल एक ही याद है तो बाकी सब होगा। एंडोथर्मिक इन अपॉन हीटिंग मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एंडोथर्मिक अपॉन कूलिंग मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंडो को हिट करने पे फॉरवर्ड जा रहा है, तो एक्सो को हिट करोगे तो बैकवर्ड आएगा, उल्टा एकदम। एंडो को हिट किया तो फॉरवर्ड, एक्सो ऑन हिटिंग बैकवर्ड, एक्सो ऑन हिटिंग बैकवर्ड है, तो एक्सो ऑन कूलिंग फॉरवर्ड होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेस, के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
हाँ, केसी डिक्रीजेस ना, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंस टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो ये वहां पे आ जाता पॉइंट, केएफ भी डिक्रीजेस, केवी भी डिक्रीजेस, तो विच वन डिक्रीजेस मोर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटाओगे तो घटेंगे। केवी डिक्रीजेस मोर, तब तक केवी मोर डिक्रीज हो गया तो केएफ बाई केवी तो बढ़ जाएगा ना, केएफ और केवी दोनों कम हो गया, और केसी का है, केसी इज केएफ बाई केवी, केवी डिनोमिनेटर को ज्यादा डिक्रीज करोगे तो केसी बढ़ जाएगा ना, केएफ डिक्रीजेस मोर। केएफ डिक्रीजेस मोर देन केवी। तो क्या आ जाएगा फिर, हाँ यहाँ पे क्या होगा, क्यूसी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि क्यूसी किस पे डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ना, वो तो चेंज ही नहीं कर रहे हम लोग, तो क्यूसी, केसी कम पड़ गया, क्यूसी बिकम्स ग्रेटर देन केसी, तो ये बैकवर्ड आएगा ना, तो एंडोथर्मिक ऑन कूलिंग goes in backward direction. Shifts in backward direction. अब थोड़ा ध्यान से ये सारे स्टेटमेंट सोच लो, फिर बताओ डाउट है तो। केफ केबी से ज्यादा क्यों चेंज नहीं होता है, यदि केफ ज्यादा डिक्रीज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू केबी, टेम्परेचर कम किया गया था ना, हाँ टेम्परेचर कम करोगे तो दोनों कम हो गया, और केफ ज्यादा कम हो गया केबी से तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो वही तो करना था ना, केएफ डिक्रीजेज मोर देन केबी, तभी तो कम होगा ना। अब केबी ज्यादा डिक्रीज हो गया तो केसी का वैल्यू क्या था, केएफ बाई केबी, डिनोमिनेटर वाला ज्यादा डिक्रीज हो गया तो केसी इंक्रीज हो जाएगा। केसी, ये तुम्हें बताना है कि केसी डिक्रीज हुआ, राइट, तो किस पे इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा तुम उसका क्वालिटेटिव पार्ट की बात करो तो केमिकल उसमें जाएगा, काइनेटिक्स में डिटेल में जाएगा, बट यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसका बताना है कि केएफ बाई केबी है तो रेशियो किसका ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो केएफ और केबी कौन सा ज्यादा डिक्रीज होगा, रेशियो में देखोगे तो न्यूमरेटर जो होगा वो कम ज्यादा डिक्रीज होगा, तभी वैल्यू डिक्रीज होगा ना, डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो गया तो बढ़ जाएगा वो वैल्यू। ओके, हाँ तब इसका उल्टा उलट दो, तब 23 से मैं लिख देता हूँ, केएफ सो एज टू लेस देन जीरो, जीरो क्यों आएगा नित्या, हाँ लेस देन, तुम केएफ के भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, वो लेस देन जीरो नहीं आएगा, फॉरवर्ड मतलब, हाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी इंक्रीज होगा, यदि एंडोथर्मिक है साथ तक तो,
यदि एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो केसी वैल्यू बढ़ गया, क्यूसी वहीं पड़ा रह गया। मान लो 7 क्यूसी था, केसी भी 7 था। अब एंडो है, तुमने हीट कर दिया तो केसी बढ़ के 7 की जगह 10 चला गया, तो क्यूसी तो 7 पे रह गया और केसी 10 पे आ गया, तो फॉरवर्ड जाएगा वो। उल्टा फॉरवर्ड मतलब केसी इंक्रीज नहीं, केसी और क्यूसी में क्या रिलेशन आ गया, उससे उल्टा बताओ फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। तब ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड हो गया तो क्यूसी इंक्रीज हुआ, केसी इंक्रीज हुआ, तुम्हें देखना होगा। फॉरवर्ड हो गया तो ये जरूर है कि क्यू इज लेस देन के, तो उसका दो प्रोबेबिलिटी, या तो क्यू किसी रीजन से कम हो गया हो या के बढ़ गया हो। द वैल्यू ऑफ के एफ के भी, हाँ, रेशियो मैटर कर रहा है वो। हाँ, तो कभी फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन तो क्यू इज लेस देन के, तो उसका दोनों रीजन सर्च करने की कोशिश करो कि क्यों क्यू लेस देन के। या तो क्यू कम हो रहा है, उसका रीजन क्या होगा, कंसेंट्रेशन वाले पार्ट पे आ जाएगा। और लेस देन के मतलब के क्या हो गया, के या तो क्यू कम हो जा रहा है या के बढ़ जा रहा है। ये ना इक्विलिब्रियम है तो क्यू इक्वल टू के है। अचानक फॉरवर्ड जाने लगा तो या तो क्यू छोटा हो गया, क्यू छोटा होने का मतलब क्या हो गया, वो तुमने रिएक्टेंट हटा दिया, बल्कि प्रोडक्ट हटा दिया, तो क्यू छोटा पड़ गया, फॉरवर्ड जाने लगा। या टेम्परेचर के रोल से के बढ़ा दिया। अब इसके अपोजिट क्या होंगे, थर्ड केस, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो केसी का वैल्यू क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ाया था केएफ के भी तो दोनों बढ़ेगा ही, ये तो बढ़ना ही था, है ना। केसी पे क्या फर्क पड़ा था, एक्सो को हीट करने पे केसी वैल्यू डिक्रीजेस, एक्सो को कूल करने पे केसी वैल्यू इंक्रीजेस, ये था ना। टी डिक्रीजेस, सो केएफ भी डिक्रीजेस, केवी भी डिक्रीजेस, और केसी इंक्रीज हो गया। एक्सो को हीट कर, एक्सो को कूल करो, एंडो को हीट करो, हाँ, तो केसी डिक्रीज हो गया, तो क्यू तो वही रह गया, के कम पड़ गया, तो क्यू इज ग्रेटर देन के ना, तो बैकवर्ड। कौन सा ज्यादा डिक्रीज हुआ, केएफ और केवी दोनों इंक्रीज हुए, कौन सा ज्यादा इंक्रीज हुआ, केवी, तभी केसी कम हुआ ना। केवी इंक्रीजेस करेक्ट है तुम लोग का, केवी इंक्रीजेस मोर देन केएफ, और क्यू लेस देन के हो गया तो क्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन के, तो ये बैकवर्ड आएगा। और यहाँ क्या बोलोगे, ये दोनों डिक्रीज हुआ और के वैल्यू इंक्रीज हुआ, मतलब कौन सा ज्यादा डिक्रीज हुआ, के बी, राइट, के बी ज्यादा डिक्रीज हुआ तभी वैल्यू इंक्रीज होगा ना। के बी इंक्रीजेस मोर देन के, तो के बाई के बी करोगे तो के बी ज्यादा डिक्रीज हुआ तो कैसे इंक्रीज हो गया, तो क्यू सी लेस देन के सी, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। एंडो को हिट करने पे एक्सो को कूल करने पे फॉरवर्ड जाता है, ये तो पहले याद करो, इतना सब बाद में याद होगा चलेगा। ओके, तो क्या क्या डाउट है, कुछ है, के बी डिक्रीजेस, क्यूसी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हाँ चिन्ह ये सब भूल रहे हो तुम लोग, केवल के टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बाकी कोई नहीं। टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज होगा, एंडो को हीट करोगे तो के वैल्यू बढ़ जाएगा, एक्सो को कूल करो तो के वैल्यू बढ़ेगा। बाकी किसी भी केस में के चेंज नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा दो, कैटालिस्ट डाल दो, कुछ भी कर दो, के रिमेन्स सेम। वो पीवी इक्वल टू के की तरह हो गया, बॉयल्स लॉ में कैसे था, उसको प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता था, टेम्परेचर बढ़ाओ तो फर्क पड़ता था, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाओ तो के बढ़ेगा। ओके, तो अभी तक 3 देखा हम लोग ने, रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज किया, प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट थर्ड हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट नाउ फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे हीलियम गैस को उठा के ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, फर्स्ट।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस बार। इतना मेहनत बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, चलो फिर से देखते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा ना ये? रिकॉर्डिंग में देखना है। तो ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बोले हम लोग, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस ऐड कर दो, नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर, towards more number of gaseous moles. K equilibrium remains constant. If what is there, inert gas is added at constant volume, at constant volume, QP remains same. क्यों? As partial pressure of gases remains same. पार्शियल प्रेशर सबका चेंज होगा क्या? So no effect. अब पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। मान लो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives out 2NH3 गैस, ऐसे है। ये 1 ATM 1 ATM 1 ATM और QP तो नहीं, इसको KP1 है। If helium gas is added at 3 ATM at constant volume, किसका प्रेशर चेंज होगा? पार्शियल प्रेशर रिमेन्स सेम ना, PN2 PH2 PNH3 सब तो वही रहेगा, 1 ATM ही रहेगा। हाँ, नो इफेक्ट ना। जैसे इस रूम में H2 और O2 है, इस रूम में O2 N2 है मान लो 0.8 ATM और O2 है 0.2 ATM, तुम हीलियम गैस लाके 10 ATM पे डाल दो, टोटल प्रेशर 1 + 10 11 हो जाएगा। बट हीलियम गैस अपना प्रेशर लगाएगा 10 ATM। वो N2 का प्रेशर क्यों चेंज करेगा? N2 का जितना मोल है उतना ही रहा, N2 का जो वॉल्यूम है उतना ही रहा, N2 को जो टेम्परेचर मिल रहा था उतना ही रहा, नंबर ऑफ मोल भी वही है, तो सब तो एज इट इज पड़ा रहा ना, प्रेशर भी तो वही रहेगा ना। तो जब पार्शियल प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ तो QP क्या हो गया? बिकम्स इक्वल टू KP, तो नो इफेक्ट। हाँ, ये क्लियर है? नहीं तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो, सोच लो एक बार जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पार्शियल प्रेशर डिफाइंड लाइक दिस, यस आ रहे हैं। हाँ, टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है। N2 का प्रेशर 1 ATM रहा, H2 का रहा, NH3 का 1 रहा, तो QP का वैल्यू तो अभी भी 1 है और KP भी 1 था। यस सोनिस, ये क्लियर हुआ?
कि क्यूपी जब तुम लिखोगे तो क्या होगा, PnH3 का स्क्वायर, क्या वो चेंज हो गया? क्या 1 ही रहेगा? PH2 PN2 सबका 1 ही रहा था, QP इक्वल टू KP, so नो इफेक्ट। QC चेंज नहीं हो पाया ना, QC के लिए क्या था, QP का वैल्यू। N2H2 और NH3 पे कोई इफेक्ट नहीं हो गया, बाहर वाला कोई भी आके बैठ गया, उससे तुम्हारे मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक वॉल पे तुम 10 न्यूटन प्रेशर लगा रहे हो, तुम्हारे साथ आकर 2-4 लोग और प्रेशर लगाने लगे, तो तुम्हारा प्रेशर चेंज नहीं होगा, तुम 10 का 10 ही लगा रहे हो। तो वही पूछा जाए तुम्हारा प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कोई इफेक्ट नहीं। आई थिंक और किसका डाउट है? क्यूसी चेंज होगा ना? नहीं आदित्य, नहीं चेंज हुआ ना, क्लियर हुआ आदित्य? क्यूसी चेंज नहीं हुआ, क्यूसी क्यूपी रिमेन्स सेम। क्लियर? ओके, अब इसी चीज को सोचो, एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जैसे N2 गैस था, H2 गैस था, ये 3 ATM पे था, राइट? अब तुमने हीलियम गैस डाल दिया, ये डाल दिया 3 ATM पे, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P टोटल 6 ATM हो गया। टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर क्या करना होगा? प्रेशर वापस 3 पे लाना है, एक्सपेंशन। यस, एक्सपेंड कितना करोगे? 6 से वापस 3 लाना है, तो डबल करोगे ना, एक्सपेंशन होगा। हाँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, कितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे? डबल ना, जिससे वापस उतना ही पे आ जाए। तो सारे गैस जो थे अब वो अपने हाफ पे आ जाएंगे, सबका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो सब गैस का प्रेशर अपना हाफ हाफ हो जाएगा। N2 गैस जो तुम्हारा 1 ATM था, 1 ATM था, ये 1 ATM था, और KP का वैल्यू 1 ATM है। अब हीलियम गैस P हीलियम 3 ATM पे डाल दिया तुमने, यहाँ से वॉल्यूम V/2 हो गया, तो T इक्वल टू 0 पे अब क्या हो गया, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, है ना? और P हीलियम गैस भी कितना हो जाएगा? हाँ, 3/2 आ जाएगा। सब अपने अपने हाफ हो गया, टोटल प्रेशर वापस 3 पे आ गया ना, टोटल प्रेशर वापस 3 पर आ गया, तो क्या कर सकते हो? अब QP KP पे क्या इफेक्ट पड़ गया? तो पार्शियल प्रेशर तो कम हो गया ना, पार्शियल प्रेशर मतलब सिस्टम का अपना प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, यही होगा ना, मतलब बैकवर्ड। या QP से सोच लो, QP का वैल्यू कितना हो गया? हाफ का स्क्वायर भाई, नीचे हाफ रेस टू कितना है, पावर 4 ना, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो इट इज ग्रेटर देन KP ना, बैकवर्ड। इनर्ट गैस को इसमें ऐड किया गया, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में, ऊपर दिखा है ना, ये पूरे रूम में ऐड कर दो। जिस कंटेनर में, उसमें लास्ट पॉइंट, इसमें मैंने बताया कि सबका प्रेशर मान लो 1 ATM 1 ATM 1 ATM था, तब क्या करना पड़ा? सबका प्रेशर 1 ATM है, तो इनर्ट गैस तुमने मान लो टोटल प्रेशर 3 ATM था, N2 1 ATM H2 1 ATM NH3 1 ATM, हीलियम गैस 3 ATM पे ऐड कर दिया, तो टोटल प्रेशर तो 6 ATM हो गया। बट कंसेप्ट है कि इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इनर्ट गैस ऐड किया जाए तो भी प्रेशर उतना ही रहे, मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड करोगे और इतना एक्सपैंड करोगे कि सबका प्रेशर क्या हो जाए, वापस सबका प्रेशर कम हो जाए, कम होकर वापस 3 ATM पे आ जाए। जैसे वॉल्यूम डबल करोगे तो सबका प्रेशर हाफ हो जाएगा,
तो सबका अपना अपना प्रेशर हाफ 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 हो गया। हीलियम गैस भी 3/2 हो गया, तो टोटल प्रेशर 3 आ गया। तो क्यूपी कितना हो गया अब? यस सोम, क्यूपी कितना होगा? NH3 का स्क्वायर बाई N2 H2 बोला ना, हाफ का स्क्वायर बाई N2 कितना हो गया? 1/2, H2 का 1/2 का रेस्ट क्यूब, मतलब 1/2 रेस्ट टू 4। मतलब क्यूपी बिकम्स इक्वल टू 4, तो इट इज ग्रेटर देन केपी ना। क्लियर हुआ? ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नो इफेक्ट। दो चीज में नो इफेक्ट होगा। कहाँ कहाँ पे? एडिशन ऑफ फिनॉल्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कैटलिस्ट। इसके अलावा प्रेशर यदि तुम बढ़ाओगे भी तो कहाँ पे? जहाँ डेल्टा एनजी 0 है। नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम इज अटेंड फास्ट। इक्विलिब्रियम इज अटेंड फास्ट, मतलब जो 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आ रहा था वो इतने ही देर में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, 23 से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट केसी डज नॉट चेंज। केसी वो क्या होता है? केएफ इंक्रीजेस, केवी इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होगा, बट केसी रिमेन्स सेम। कैसे? ये तो वहां पे जाएगा। के में देखो डेल्टा एच का फॉर्म था, लॉग के पी इक्वल टू था ना, लॉग के पी माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए, ऐसा मान के चलो, एक कांस्टेंट ले लो। ये ग्राफ कैसा होगा लॉग के? और अब इससे भी सोच सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया तो 1/t के कारण डिक्रीज होगा। 1/t ना वो डिक्रीज हो गया, बट माइनस साइन के कारण वापस इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के इंक्रीजेज इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। यही है ना? सोचो कि इफ डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए और टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो लॉग के इंक्रीजेस, मतलब के इंक्रीजेस ना। इससे आया है ना लॉग के 2/k1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1/t2 1/t1 माइनस 1/t2। इसका कर्व कैसा जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। डेल्टा एच निगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच निगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप निगेटिव जाएगा, तब वो किधर जाता है तुम्हारा? तो डेल्टा एच पॉजिटिव मान ले तो स्लोप निगेटिव जाएगा ना, और डेल्टा एच निगेटिव लोगे तो इधर जाएगा पॉजिटिव। तो tan थीटा का वैल्यू जो हो गया माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर, यही होगा ना। डेल्टा एच पॉजिटिव तो स्लोप निगेटिव, तब नीचे से हो जाएगा, है ना। और ln के रहता और 1/t, तो ये ऐसे tan थीटा का वैल्यू डेल्टा एच बाई आर होता है, माइनस डेल्टा एच बाई आर। और यहाँ पे हो गया डेल्टा एच यदि निगेटिव होगा तो पूछ देगा डेल्टा एच निगेटिव है तो कर्व किधर जाएगा, ऊपर की ओर कि नीचे कैसे आने वाला। डेल्टा एच नेगेटिव तो स्लोप पॉजिटिव।
हाँ, वो डिपेंड करता है कि डेल एच क्या है, और दोनों साइड से जाएगा, इधर या इस साइड, कहीं भी लिख दूं मैं, ऐसा भी हो सकता है ना। अकॉर्डिंगली ये डेल्टा एच दिया रहे तब सोचना कि क्या करना है। लिख दे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये कर्व नहीं होगा, तो जो अभी मैंने ड्रॉ किया था ना नीचे वैसे जाएगा। एग्जाम्पल, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तब क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा एल एन के और 1/t, तब ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, यही लास्ट पार्ट है। हाँ, ये आता है वो क्या होता है, स्लोप दे देता है तुम्हें, स्लोप दे देगा कि वैल्यू tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो डेल्टा एच क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे ही, तो डेल्टा एच आर आ जाएगा, मतलब 2 कैलोरी, कैलोरी में 2 और उसमें 8.314, tan थीटा से इक्वल करना। थोड़ा बुकलेट निकालो तो इस पे क्वेश्चन करना जरूरी है। बिगनर्स बॉक्स, कौन सा बिगनर्स बॉक्स है देखो तो एवरीवन। इसके बाद मैं रेस्ट थियरी करा देता हूँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, बस अगर इंपॉर्टेंट हो, जल्दी समझ में नहीं आता, और उससे पहले थोड़ा इसे कर लो। यूनिट 4 है ना, 1 to 96। बिगनर्स बॉक्स 5, बिगनर्स ऑफ 5। जी चटल सीसी पे है ना, नॉट गैस, बिगनर्स बॉक्स 4 के बाद ही है। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है ना, 5 मिनट में करो, 5 मिनट्स में 10 क्वेश्चन। हाँ अनुष्का बोलो। सर वो जो आपने पहला वाला लॉग की का ग्राफ बनाया था उसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा ना? नहीं, वो जैसा क्वेश्चन दिया रहा है वैसा करना। वो क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तब क्या करेंगे, डेल्टा एच नेगेटिव है तब क्या करेंगे। इन जनरल मैंने बता दिया कि tan थीटा ऐसे बनाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c बना देते हो, tan थीटा लिख देते हो m, जहां जैसा रहेगा कर लोगे। जैसे एक एग्जांपल दिया ना, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इस साइड से लोगे, डेल्टा एच नेगेटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा वो। हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा, या ऐसे दिखा देगा, पूछेगा डेल्टा एच क्या है, ऊपर की ओर गया हुआ डेल्टा एच क्या है, तो निगेटिव है तभी तो आएगा ना, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव स्लोप। थैंक यू सर। ओके चलो जल्दी से ये ओवर करो। सेकेंड, 9th एंड 10th जस्ट डन नाउ। ओके, 10 ही क्वेश्चन है, 5 मिनट लेंगे, बट ये करना जरूरी है, अभी करो। तो 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर दो चाहिए, इजी रहता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वालिटेटिव क्वेश्चन होते हैं। द इक्विलिब्रियम 2SO2 + O2 शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, कैटालिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन बस जल्दी अटेंड हो जाता है, ना क्यूसी चेंज होता है ना केसी चेंज होता है। एन अब्सॉर्बेंट इज यूज टू रिमूव SO3। हाँ, SO3 जैसे जैसे तुम निकालते जाओगे तो उसको इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगा। सिमिलरली रिएक्टेंट ऐड किया तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट डिक्रीज किया तो बैकवर्ड आएगा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज रिमूव, रिएक्टेंट यदि रिमूव करोगे तो बैकवर्ड आ जाएगा, आंसर बी जाएगा 3 का। नाउ 5 and 6,
तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 और SO3 इज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक को कूल करने पे फॉरवर्ड जाता है ना। तो ये द यील्ड ऑफ SO3 विल बी इंक्रीज्ड इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, तो फॉरवर्ड जाएगा ना। और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो वो इक्वेशन देखो थर्ड में दिया हुआ इक्वेशन, 2SO2 + O2 गिव्स आउट 2SO3, मतलब 3 मोल से 2 मोल बनने वाला है। तो सिंस एक्सोथर्मिक है तो तुम हीट कर दो तब क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड ले जाने का क्या क्या वे हो सकता है, या तो SO2 बढ़ा दो, O2 बढ़ा दो, रिएक्टेंट को बढ़ा दो तो फॉरवर्ड जाएगा, या SO3 जैसे ही बना निकालते चले जाओ फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तुम्हें फॉरवर्ड ले जाना है मतलब टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, तो प्रेशर इंक्रीज करो तो लेस नंबर ऑफ मोल की ओर जाएगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एक्सोथर्मिक है, तो हीट करो तो फॉरवर्ड जाएगा। और इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर किधर जाएगा, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल, मतलब बैकवर्ड आ जाता। कैटलिस्ट नो इफेक्ट। तो सारे क्वेश्चन पे ये पांचों का इफेक्ट सोचना, यही 5। ओके 6, एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर, जब डेल्टा एनजी 0 होगा तो कहीं भी नहीं जाता वो, तो डेल्टा एनजी 0 किस में है, बी में है। ए में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर जाता है, लेस नंबर ऑफ मोल, तो 6 का ए देखो तो लेस नंबर ऑफ मोल फॉरवर्ड है। बी में कोई इफेक्ट नहीं, नंबर ऑफ मोल 2 का 2 है। सी में प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ मोल मतलब फॉरवर्ड। डी में प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोर नंबर लेस नंबर ऑफ मोल मतलब फॉरवर्ड। तो कैन नॉट बी इंक्रीज, कब इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, बाकी सब में फॉरवर्ड गया, केवल बी में नहीं गया ना। ओके इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मान लो कि बॉर्न हेबर साइकिल ले रहे हो, बल्कि NH3 का फॉर्मेशन ले रहे हैं हेबर्स प्रोसेस से, तो वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक को कूल करोगे तो प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। सॉरी, रिएक्शन को जब भी तुम कम कर दोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन स्लो पड़ जाता है। रिएक्शन को इंक्रीज करना हो तो अपने पास एक ही वे है इंक्रीज करने के लिए, हीट टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो जैसे कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या उसको आइस कूल कंडीशन पे रखेंगे कि यील्ड ज्यादा हो, नहीं, उसके बाद भी हाई टेम्परेचर देते हैं हम लोग। क्यों हाई टेम्परेचर देते हो, ताकि रेट तो फास्ट रहे। मान लो यील्ड तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, 90% प्रोडक्ट बना तुम्हें 7 डेज में, तो बेटर तो ये है कि तुम्हें यानी प्रोडक्ट बनाना है तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, रिएक्शन तो फास्ट हो जाएगा। तो तुम्हें 1 घंटे में 70% मिल जाओ, बेटर है ना, देन 7 दिन रुक के 90% ले आओ। हर 1 घंटे 70% करके अपने पास प्रोडक्ट तो ज्यादा बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, तो क्या होगा, जैसे कि एक ये लिख देता हूँ, N2 गैस + 3H2 गैस gives out 2NH3 गैस, इसका डेल्टा एस नेगेटिव है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रिएक्शन किधर होगा, बैकवर्ड आएगा, यील्ड डिक्रीजेस, यही होगा ना। फिर भी हम लोग हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, रिएक्शन प्रोसीड्स एट हाई टेम्परेचर, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखो हीट करके बन रहा है, क्यों, ताकि रेट फास्ट रहे, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि NH3 65% रह जाए और रिएक्टेंट 35% हो जाए, तो 1 घंटे में 65% अमोनिया मिल जाए, बेटर है। देन हम लोग टेम्परेचर कम कर दें, तो हो सकता है पूरा दिन बैठना पड़ जाए, तो पूरे दिन में रिएक्शन जाएगा, तब NH3 80% और रिएक्टेंट 20% बचा। तो यील्ड तो बढ़ जा रहा है बट रेट तो बहुत स्लो हो जा रहा है ना। ये बेटर है कि पर घंटे पर आवर तुम्हें 65% 60% प्रोडक्ट मिलते रहे, रादर देन पूरा दिन मिला के एक बार 80% मिले। तो इसका जब कर्व करेंगे हम लोग NH3 का, तो ये मान लो T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T इक्विलिब्रियम आ गया, ये T इक्विलिब्रियम। यदि हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये कर्व किधर से जाएगा,
T2 greater than T1. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इतना देर में तो सोच लिया। टी इक्विलिब्रियम विल कम फास्ट, हाँ नीचे से आएगा, तो गेट कंसेंट्रेशन फास्ट विथ लो कंसेंट्रेशन, डाउनवर्ड से जाएगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब पूछते हैं हर बार। तो क्या मैं डाउनवर्ड जाएगा, ये तो क्लियर किया तुमने कि यील्ड कम होगा, तो ये करेक्ट है क्या, या कुछ चेंज चाहिए? जितने लोग अभी तक जेई क्लियर करके गए हैं, जरूर क्वेश्चन पूछा सबने कि क्या है, कैसे होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि बता ही दूं, क्लास में डिस्कस ही कर ले। यस सोम, करेक्ट है। टी इक्विलिब्रियम थोड़ा पहले आ जाएगा। तुम ये बोल रहे हो कि टी इक्विलिब्रियम थोड़ा पहले आ जाएगा, रेट फास्ट होगा। कंसेंट्रेशन हाँ, तो ये रिएक्शन फास्ट होके जाएगा, इसको ऐसे कर दो। ये रिएक्शन ऐसे थोड़ा फास्ट होके जाएगा, देखो रिएक्शन तेजी से जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और फिर वो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं कट करके इस साइड से आएगा वो, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है, तो फास्ट प्रोसीड किया, तो थोड़ा बैकवर्ड लेफ्ट आएगा जैसा सोहम ने बोला, और ये इस तरह से फिर जाएगा। इस चीज को अच्छे से लर्न कर लेना है ना। अब जैसे कि N2 S2 और 3 ये है, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन था, उसको बाद में करेंगे। ये कर लिया तो सिलेबस तो ओवर हो जाएगा ना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, व्हेन, कंसेप्ट क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 इक्विलिब्रियम, टाइम भी हो चुका है ना, साइमल्टेनियसली एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, कल भी तो मेरा लेक्चर है ना, तो इसको छोड़ते हैं, तो मुझे लगा कर दूंगा तो अगले वीक करके आओगे, डिस्कशन करते हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, बस एक छोटा पॉइंट है, मतलब